आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ 11th क्लास है। इसका चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दे रखा है। देखिए कुछ इसमें दे रखा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, थोड़ा उसको हम लोग चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि अर्लियर क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना, 2 वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हम लोग स्टडी कर रखे हैं, जिसमें दे रखा है x² + 1 या x² y = 0 या ऐसा कुछ भी रह सकता है, और x² + 1 ये आपको दे रखा है। तो x² = -1 आएगा, क्योंकि प्लस है तो सेकंड साइड में जाएगा तो माइनस में आएगा। स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। We need to extend the real number system to a large system so that we can find the solution of equation इतना। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को इस लार्ज सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने 10th क्लास तक x² = 1 पॉजिटिव नंबर्स का हमने स्क्वायर रूट जाना था निकालना। अब नेगेटिव नंबर कैसे होता है उसको निकालने के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना। इनफैक्ट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व द इक्वेशन x² bx + c = 0 वेयर d b² - 4ac < 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, जो कि रियल नंबर के सिस्टम्स में नहीं आता है। चलिए, तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं, जैसे देखिए ये इक्वेशंस दे रखा है, आप आसानी से देख पा रहे होंगे। x² - 9 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसका पावर 2 होता है। देखिए, तो हम लोग एज इट इज इसको लिख सकते हैं x² = 9, ये माइनस था तो इधर लाया तो हमने प्लस में बदल गया। अब x की बात करते हैं तो ये स्क्वायर है तो ये क्या रूट में बदल जाएगा 9, तो 9 का रूट क्या निकलेगा +-3। तो यहाँ देखिए प्लस दो तरह की संख्या हमको प्राप्त हुई। यहाँ आप देख सकते हैं x² + 9 = 0, तो x² की बात करें तो 9 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, यानी कि x निकालने की कोशिश करेंगे तो √(-9) होगा। ठीक, इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, यही आपका इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक जानकारी हम लोगों ने दे दिया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन वगैरह पार्ट पे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और इसको चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, तो इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं क्या दे रखा है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कहता है सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कहते हैं जिसमें रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर होता है, दोनों होते हैं, तो उसके सम को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल a + ib और 2 + i3 या 3i, एक ही बात हो गया। ये देखिए, a रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी i लगा है, इसको आयोटा कहते हैं। ये रहा वेयर a b आर रियल नंबर एंड b इज ज्वाइंट टू इमेजिनरी नंबर। ये देखिए b जो है ib है, यानी 3i या i3, तो ये क्या है, इमेजिनरी से जुड़ा हुआ है या मल्टीप्लाई है इमेजिनरी नंबर सच दैट i3 एंड 2 इज रियल नंबर, और 2 क्या है, आपका रियल नंबर है। इसको अदर वर्ड्स में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देखा आसानी से, तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि आप लोगों को प्रॉब्लम है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कुछ नंबर ऐसे आते हैं -√3, -7 का रूट, -1 का रूट, तो ये सारे नंबर इमेजिनरी आते हैं, क्योंकि हम लोग ने इसको अभी तक नहीं पढ़ा था। 10th क्लास में हम लोगों ने जो इस तरह के सम्स हुए थे, जो अभी हमने प्रीवियस आपको बताया, ये देखिए इस तरह के सम्स को हम लोगों ने फाइंड आउट करने की कोशिश किया था, जिसमें x का वैल्यू ± ऐसे आता था, लेकिन जो रूट में आता था कोई निगेटिव नंबर्स थे, इसका हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक
समझ में आएगा। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है एक मैथमेटिकल एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है दैट कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स होता है। उसमें लिखा जाता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी आप चाहें तो एज इट इज़ हम लोग इसको एक क्वेश्चन के तौर पे लिखने की कोशिश करें तो एक मान लीजिए क्वेश्चंस हमने आपको इस रूप से लिख दिया कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी ये तीन आपके रियल नंबर है। ध्यान रखिएगा, इसी बात को वो बताने की कोशिश कर रहा है जो आपको यहाँ पे एज इट इज दे रखा है। ठीक है, ए बी सी या रियल नंबर, वहाँ पे देखिए वेयर ए बी सी या रियल नंबर, जहाँ पे ए बी सी ये तीनों रियल नंबर है। एक्स इज अननोन, ये देखिए एक्स, ये हम लोग को एक्स निकालना होता है, अननोन नंबर होता है। ठीक है ना, ए बी सी आर नोन एज, ए बी सी आर नोन, जहाँ पे ए बी सी ये रियल नंबर है तो ये नोन रहते हैं। देखिए दिया हुआ ए बी सी आर नोन नंबर वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए जो है नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। ए अगर 0 होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक हम लोग नहीं कर सकते। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास संख्या है, ये दे रखा है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह है, अगर इसको हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। यानी हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी तो टर्म हट गया। तो ये क्या बचा, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बचा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं रहा, ये फिर लीनियर रह गया आपके पास। ये क्या रहा, लीनियर इक्वेशंस रह गया, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ध्यान रखिएगा वन वेरिएबल। ठीक है, ये आपके पास रहा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक नहीं हो पाया, तो इसलिए ए को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, वही हमने यहाँ पे लिख रहा है ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये देखिए इफ़ ए इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन इज लीनियर नॉट क्वाड्रेटिक। अगर ए 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या, लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखाया, देखिए अगर ए 0 हो जाएगा तो ये टर्म हट जाएगा, तो आपके पास देखिए ए टर्म बचा, तो ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बच गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये आपको फॉर्मेट दिया है, जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे अल्फा बीटा भी रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा होता है। ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है, 10th क्लास में आप लोगों ने आसानी से पढ़ चुके हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसके रूट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आप लोग के लिए ये बेहतर रहेगा। देखिए इसके रूट क्या होते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ने डी अपॉन 2a, रूट जब निकालते हैं तो किसी भी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, ठीक है ना, ये रिजल्ट रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट्स होता है, ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट्स ऐसे निकालते हैं। एक्स में 2 रूट होते हैं आपको पता है, तो एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। इस हिसाब से ये हमने आपको जो फॉर्मूले थे वो बता दिए। अब देखिए इसके कुछ रूल होते हैं जो हम लोगों ने पिछले 10th क्लास में पढ़ा था, ये सब हम लोग 10th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा रहा है, इसलिए आप लोग को इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा कब, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी डी ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट्स निकलेगा वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इसके क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे, 2 अलग अलग रियल रूट इसके निकलेंगे, अल्फा बीटा रूट हो गया। डी ग्रेटर देन 0, ध्यान रखिएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट्स 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है टू इक्वेशन रियल रूट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 2 इक्वल रियल रूट होगा, आपको बताते हैं कब, जब डी इक्वल टू 0 होगा, डी इक्वल टू 0 होगा, डी बराबर 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट्स उसके 0 होंगे, तो उस कंडीशन में। अब कहता है नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी डी लेस देन 0, यानी डी छोटा होगा, नहीं डिस्क्रिमिनेंट्स जो होगा 0 से छोटा, यानी नेगेटिव नंबर, और रूट आर इमेजिनरी और नेगेटिव नंबर। देखिए रूट नेगेटिव होगा और इमेजिनरी नंबर होगा, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। देखिए ये देखिए ये, अब इस कंडीशन में देखिए नेगेटिव, तो यही इमेजिनरी नंबर आएगा, या आप
को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश करते हैं। देखिए एक अदर एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं तो आपको बेहतर इसमें समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमने आपको एक इक्वेशन ले लिया, क्वेश्चन है x² माइनस 3x + 2 = 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक के तौर पे सॉल्व करें तो a = 1 और ये b = -3 और c = 2, ये रिजल्ट आपके पास है। तो d हमारे पास क्या निकलेगा, b² - 4ac, यानी b क्या है -3, -3 का स्क्वायर -4 × a 1 और × c 2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो आपके पास 1 बचा। तो ये आपके पास क्या निकल गया, d निकल गया आसानी से, ठीक। जब d हमारे पास निकल गया तो अब हम क्या करते हैं, x निकालेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, -b + √2a/2a, फॉर्मूला आप जानते हैं। तो -b देखिए यह 3 माइनस में है तो एज इट इज़ माइनस और -3 और प्लस माइनस √1, यानी d की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 निकला हुआ और 2 × 1 a क्या है 1। तो एज इट इज़ क्या रिजल्ट आता है आपके पास, देखिए 3 और +-1/2। तो यहाँ आप अल्फ़ा निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए 3 और 1 4 प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो 4/2 यानी कि आपके पास क्या है 2, 2 कट जाएगा। और अगर बीटा निकालने की बात को 3 - 1 2, 2/2, तो 2/2 कट गया तो 1 है, यानी कि यहाँ दोनों पे क्या पॉजिटिव आया, ठीक है। जब पॉजिटिव आया तो ये रियल नंबर रहा, रियल नंबर इसको कहेंगे, ये पॉजिटिव रहा तो रियल नंबर रहा। अब इसी को अगर हमारे पास कुछ निगेटिव आ जाए, जैसे सपोज मान लीजिए कि हमने कोई दूसरा एक नंबर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल और आपको लेते हैं, x² - 1 = 0। अब यहाँ कंडीशन देखिए कि x² माइनस नहीं +1, सॉरी ध्यान रखिएगा, x² = -1, तो x बराबर क्या आएगा, -1 का रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है तो रूट में बदलेगा, ये आप ध्यान सकते हैं। तो ध्यान से देखकर आप समझ सकते हैं। अब ये जो नंबर है इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर है यही नंबर। तो इस हिसाब से इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है जो आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हमने आपको बता दिया। थोड़ा सा फिर आगे हम लोग इसमें एक्सटेंड करते हैं, इसमें आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें और आगे क्या दे रखा है। कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आप लोग को प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करता रहे। देखिए तो हम लोग एज ए लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि एन इमेजिनरी नंबर is a complex number that can be written, उसको लिखा जा सकता है, written as a real number multiplied by the imaginary यूनिट्स, इस हिसाब से लिख सकते हैं। और इमेजिनरी यूनिट्स आई होता है, इस आई को हम लोग कहते हैं आयोटा, IOTA आयोटा, ध्यान रखिएगा। इस आई को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा, ठीक। इसको देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आपको दिखा देने की कोशिश करते हैं। देखिए आयोटा की वैल्यू होती है √(-1) और I² -1, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसी फॉर्मेट को इस रूप में हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। देखिए -√3 को लिख सकते हैं -1 × 3, तो -1 × √3, तो -1 क्या होता है, आयोटा होता है, जहां आपने आसानी से देखा आयोटा = -1, तो आयोटा और √3, तो आपको पता चल गया इमेजिनरी नंबर है। सेकंड देखिए
का √1, √1 में -1 है, तो देखिए क्या आ जाएगा ये आपके पास आयोटा माइनस √7, तो देखिए -1 इंटू 7, तो 7 और -1 गुना करेंगे तो -√7 आ जाएगा। तो दोनों को रूट में रखा, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आई, और ये 7 है, तो ये इमेजिनरी, यानी हम कह सकते हैं कि ये नंबर हो गया आपके पास, ये नंबर हो गया और ये नंबर हो गया, ये तीनों नंबर्स आपके पास इमेजिनरी है। उस इमेजिनरी का ही कॉन्सेप्ट होता है आयोटा। अब आप आसानी से इसको समझ गए होंगे, कुछ विशेष वगैरह आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ऐसे ही हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, तो आपको बेसिकली समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रिजल्ट आया, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है आपको x² +9 = 0, यानी कि x² इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं -9, यानी कि x बराबर क्या होगा √9। क्लियर हुआ? तो अब इसको हम लोग क्या एज इट इज लिख सकते हैं, √-1 इंटू √9 कर दीजिए, कितना सिंपल है। अब यही कंडीशन से आपके पास आ गया 9 आयोटा, तो यही इसके सॉल्यूशन रिजल्ट आ गया। अब इसको नॉर्मल हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो एज इट इज हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं 9i, जो आपको इसमें दे रखे हैं, ये आपको पता है आयोटा -1 के लिए आया है, इसमें कुछ विशेष आप लोग के लिए नहीं था जो कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करे, तो आसानी से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। चलिए तो थोड़ा सा एक एग्जांपल और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक इक्वेशन की तरफ। तो इक्वेशन हमारे पास एक दूसरा लेते हैं जो x² bx + c के फॉर्म में हो। जैसे ले लीजिए x² + 2x + 3 = 0, ये देखिए ये फॉर्मेट में है, ये आपको फॉर्म है x² bx + c, इसके फॉर्म में है। तो इसमें से हम लोग इसका रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए d हम लोग निकाल लेते हैं, थोड़ा शॉर्टकट मैं आपको निकालने की बात करता हूँ। b² - 4ac, तो b देखिए 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर -4, a है 1 और c आपके पास है 3। तो क्या रिजल्ट आएगा देख सकते हैं आप आसानी से, 2 दूनी 4, 4 3 12 -12, x², 2x और 3, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4 - 12, तो ये आपके पास क्या आएगा 4ac, 4 3 12, 2 दूनी 4, तो -8 ये रिजल्ट आपके पास आया। देखा आपने, ये रिजल्ट आपके पास एज इट इज आया, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो अगर x निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा -b + -√d अपॉन 2a, तो -b हमारे पास क्या आएगा -2 प्लस माइनस √अंडर आपके पास क्या निकला है √-8, ये रिजल्ट आपके पास है, अपॉन 2a आपके पास 1 है। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा -2 प्लस माइनस, ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू √8 और अपॉन में आएगा ये 2। देखिए यहाँ शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, -2 प्लस माइनस ये आयोटा हो जाएगा और ये 2√2 आयोटा और अपॉन में 2 आ जाएगा। ये देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग चाहें तो 2 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा
-1 प्लस माइनस √2 आयोटा और अपॉन में 2, तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, -1 प्लस माइनस √2 आयोटा। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो एक वैल्यू तो आपके पास है -1 प्लस √2 आयोटा, और बीटा की वैल्यू है -1 माइनस √2 आयोटा। इस हिसाब से दो वैल्यू हम लोग को आसानी से इसमें प्राप्त हो गए, कुछ विशेष वगैरह नहीं था जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम वगैरह हो या कुछ ऐसा परेशानी का सबब हो। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इसके कुछ थ्योरी पार्ट पे, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, तो कहता क्या है, कुछ एग्जांपल्स वगैरह के आधार पे, जैसे हम लोग एग्जांपल वगैरह ले सकते हैं। जैसे देखिए, एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस IB, ठीक है ना, C प्लस ID और 2 प्लस I3 या 2 माइनस 3I ETC, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखने के बाद थोड़ा सा इसको हम लोग जो आइडेंटिफिकेशन किए हैं उसको थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। देखिए, इसको Z से डिनोट किया जाता है, Z इक्वल टू A प्लस IB, इस रूप में इसको डिनोट किया जाता है। जहाँ पे देखिएगा वेयर A एंड B, ध्यान रखिएगा, वेयर A एंड B आर रियल नंबर, जहाँ पे A B क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, A जो है वो आपके पास रियल नंबर को आर से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये जेड का पार्ट होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग रियल पार्ट भी कहते हैं, रियल पार्ट। जैसे रियल पार्ट आपका ये रहा ए, रियल पार्ट सी, जैसे रियल पार्ट 2, रियल पार्ट 2, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखिएगा जेड। वैसे ही बी की बात करते हैं तो ये आपके पास कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट किसका, जेड का। जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हम लोग कह सकते हैं इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे ये देखिए, ये रहा आपका जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड का ए क्या है, रियल पार्ट है, और आई भी इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपने आसानी से समझ लिया, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था, एग्जाम्पल वगैरह हम लोग दे रखा है। अब देखिए, थोड़ा थ्योरी पार्ट में थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा है, रूल इसका है, ठीक है ना, इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ध्यान रखिए आप लोग, इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपके पास दे रखे हैं कि इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये कंडीशन दिया, यानी जेड ना देकर के आप Z1 दीजिए, A1 I प्लस B1, और हमारे पास दूसरा रखता है Z2 इक्वल टू A2 प्लस I B2। आर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये दोनों इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे, तो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू Z2, क्योंकि ये इक्वल पार्ट है। ये आप लोग को ध्यान रखना, पहले बोल रखा है कि वो इक्वल है, ठीक है। तो जब इक्वल है तो उस कंडीशन में हम ये आपको लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू Z2, यानी आप चाहें तो एज इट इज़ लिख सकते हैं कि A1 इक्वल टू A2, इसका रियल पार्ट बराबर कर दिया, एंड B1 इक्वल टू B2, इसका इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। देखिए, ये दोनों रियल पार्ट हो गए और दोनों इमेजिनरी पार्ट हो गए, क्योंकि आई है दोनों में, ठीक है। यानी कि इक्वल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपके जो होंगे सेम होंगे, ये किसके थ्रू, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू, ठीक है।
अब हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 पे देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है हमारे पास, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है बुक का एग्जाम्पल, तो आप लोग को समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कहता है, थोड़ा सा मैं आपको लिख दूं ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहता है इफ़ 4x प्लस आई ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6 वेयर x and y are real number, then find the value of x and y। तो आपको x और y का वैल्यू पता करना है। इसमें भी कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करे। बहुत आसानी से इस वाले पार्ट को भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए तो कहता क्या है कि ये कंडीशंस आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो जो कंडीशंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा फॉलो करेंगे, ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि दोनों पार्ट आपको बराबर एज इट इज दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए तो उस कंडीशंस को पहले लिखिए, क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास ये पार्ट आपको बराबर कर रखा है, दिया है 4x प्लस आई आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6। ये कंडीशन आपको दिया है। ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, इसको इक्विलेट कीजिए। और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, तो इसको आप इक्विलेट कीजिए। ये इकट्ठा कीजिए और इन दोनों को इकट्ठा कीजिए, कुछ विशेष नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। उन दोनों पार्ट को हम लोग इक्विलेट करते हैं। 4x बराबर 3, तो लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 3/4। ये देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। कुछ भी विशेष ऐसा नहीं था जो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। बहुत आसानी से हम लोगों ने इस वाले पार्ट को भी एज इट इज कर लिया। देखिए x निकल गया। अब तो हमने रियल पार्ट को इक्विलेट किया, अब ये इमेजिनरी पार्ट को कीजिए। और देख करके आप चाहे तो लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को 3x माइनस वाई, इमेजिनरी पार्ट है पहले वाले का, और दूसरे का है इक्वल टू -6। 3x का वैल्यू रख दीजिए 3/4 और माइनस वाई इक्वल टू -6। वाई को उधर लेके चलिए, 3 3 9, 9/4 और माइनस है तो +6 हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए राइट से लेफ्ट आया और लेफ्ट से राइट गया तो ये प्लस हो गया, माइनस तो प्लस हो गया। यहाँ इसको 1 लेकर के एलसीएम ले लीजिए, तो 1 एलसीएम क्या आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9 और 6 चौके 24 इक्वल टू वाई, यानी 24 9 कितना हो गया 33/4, यानी कि y इक्वल टू लिख सकते हैं 33/4। ये आपके पास आंसर हो गया। y निकल गया और x तो आपके पास 3/4 पहले से दिया हुआ है और ये y, तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर आया। तो इस हिसाब से कुछ विशेष नहीं था कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे। एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। ध्यान रखिएगा कि कुछ इसमें बेसिक चीज़ होते हैं जो बच्चों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि ग्रेटर देन और लेस देन का इसमें कोई विशेष अहमियत नहीं होता है। थोड़ा सा नोट में मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए नोट में आप लोग इसको लिख लीजिए कि ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन और लेस देन इज मीनिंगलेस।
ये मीनिंगलेस रहता है। जैसे देखिए ऐसा कभी नहीं रहेगा कि Z1 मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, इसकी कोई विशेष मीनिंग नहीं है। या आपके पास आ गया 3 + 2i ग्रेटर देन 2 + 4i, तो ये आपका मीनिंगलेस कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस कंडीशंस में अगर और भी कुछ इक्वेशंस हम लोग लेते हैं या आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 2 + 5i या लेस देन कर दीजिए 6 + 3i, तो मीनिंगलेस है इस कंडीशन में ही। ऐसा कोई कंडीशंस नहीं होता है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना हो या दिया Z2 ग्रेटर देन Z3, तो ये गलत कंडीशंस है। तो ये नोट आप लोग को याद रखिएगा, कुछ विशेष नहीं था। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।